बच्चों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13, जिसका उन्वान है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून मलिका थी। हिंदुस्तान की पहली खातून मलिका कौन थी? रजिया सुल्तान। आपसे पहले जितने भी सुल्तान हुए हैं वो सब मर्द थे और वही हिंदुस्तान की सल्तनत को संभालते आ रहे थे। आप पहली खातून थी जो हिंदुस्तान की मलिका बनी। सुल्तान इल्तुतमिश की आप बेटी थी। इल्तुतमिश गुलाम खानदान के तीसरे सुल्तान थे। आप जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश जो थे वो गुलाम खानदान के तीसरे सुल्तान थे। गुलाम खानदान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम किया था। किसने कायम किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया था। इल्तुतमिश के कई औलाद थी। इल्तुतमिश के कई औलाद थी, बेटे भी थे, बेटियां भी थी, लेकिन सब कमजोर और नालायक और नाअहल थे। इनमें से किसी भी औलाद में सल्तनत को संभालने की वो सलाहियत नहीं थी जो रजिया सुल्तान में थी। इल्तुतमिश ये बात समझ चुके थे कि मेरे मरने के बाद में मेरी जो सल्तनत है वो कौन संभालेगा। मेरे जो फर्जंद है उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस सल्तनत को संभाल सके, क्योंकि जो फर्जंद उसके जो बेटे थे वो बेटे सारे ऐश और इशरत पसंद आदमी थे, अय्याश किस्म के इंसान थे और उनको ये फिक्र लगी रहती थी कि मेरे मरने के बाद में मेरी सल्तनत का जवाल आ जाएगा, मेरी सल्तनत गर्क हो जाएगी। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद में रजिया सुल्तान ही इस तख्त पर बैठे। आपने अपनी जिंदगी हयात के अंदर ही अपने आखिरी दिनों में अपने सिक्कों के साथ में रजिया सुल्तान का नाम भी अपने सिक्कों पर लिखवा दिया था। उस वक्त में जो सिक्का राइज था उन सिक्कों पर आपके सिक्कों के साथ में रजिया सुल्तान के सिक्के भी चला दिए गए थे। इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद रजिया सुल्तान तख्त नशीन होती है। वो रजिया सुल्तान बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनती, बहुत जहीन और तरह तरह के हुनर और फनून जानने वाली। लगभग 3 से साढ़े तीन साल रजिया सुल्तान ने हुकूमत की। इस छोटे से वक्फे के अंदर आपने हिंदुस्तान की सल्तनत के ऊपर हाकिम रही और आपने हिंदुस्तान पर क्या की? हुकूमत की। और आपने जब हुकूमत की
तो आपके दरबारियों और आपके जो आपने जिनको दरबार की जिम्मेदारी दे रखी थी, उन लोगों ने साजिश करना शुरू कर दिया। और साजिश के बाद में बठिंडा को जो गवर्नर, जो आपने बठिंडा पंजाब के अंदर है, जो गवर्नर आपने मुकर्रर कर रखा था, तो उस बठिंडा के गवर्नर को उन्होंने रजिया सुल्तान के ऊपर हमला करने की दावत दी। रजिया सुल्तान के बीच में, बठिंडा का गवर्नर के बीच में जंग होती है, लड़ाई होती है। उस बीच में रजिया सुल्तान की शिकस्त होती है और रजिया सुल्तान बाद में बठिंडा का जो गवर्नर है वो भी ये जान जाता है कि रजिया सुल्तान एक सही हुक्मरान है और जो सल्तनत की जिम्मेदारी सही हाथों में है। तो उसको बाद में वो गवर्नर की और रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है। बाद में जो दिल्ली का जो बादशाह होता है, सुल्तान होता है, उसके बीच में और रजिया सुल्तान और बठिंडा के जो गवर्नर था उनके बीच में लड़ाई होती है, जंग होती है, जिसमें रजिया सुल्तान मारी जाती है। तो हमने इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम रजिया सुल्तान के हवाले से बात करेंगे और सबक के दूसरे हिस्से में हम मशकी सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। हिंदुस्तान की पहली मलका के मानी मलका जो सुल्तान की जद होती है। सुल्तान इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इनका पूरा नाम था। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सबक का पहला हिस्सा, हिंदुस्तान की पहली खातून मलका रजिया सुल्तान। ये है रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान। अब देखिए हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। देखिए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली का बादशाह था इल्तुतमिश, इनकी बेटी थी। इल्तुतमिश का पूरा नाम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था। अपने बहन भाइयों में रजिया सबसे ज्यादा जहीन और मेहनती और होशियार थी। सारे बहन भाइयों में मेहनती भी थी, होशियार भी थी। बाप ने अपनी जिंदगी में ही इसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अपनी जिंदगी में ही कह दिया था कि भाई मेरे मरने के बाद में इस सल्तनत की जिम्मेदारी रजिया संभालेगी। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद थे। इल्तुतमिश ये जानता था कि बेटे मेरे ऐश पसंद है, वो पूरी सल्तनत को गर्क कर देंगे, मेरा नाम खराब कर देंगे। जो गुलाम खानदान का जो नाम था उसको पूरी तरह से मिट्टी मलेट कर देंगे। बेटी के अलावा कोई हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था। बेटी के अलावा अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्कों पर रजिया का नाम भी शामिल कर लिया था। आखिरी दिनों में इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनमें रजिया का नाम भी शामिल कर लिया था। आगे देखिए। इल्तुतमिश की वफात के बाद, यानी उनके इंतकाल के बाद में, उनके मरने के बाद दरबार में वजीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क के अमीरों ने यह पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त और ताज की मालिक हो। जब वसीयत पढ़कर सुनाई गई तो तुर्क अमीरों ने यह नहीं समझा कि एक खातून हमारे तख्त पर बैठे और हमारे ऊपर हाकिम हो। रजिया ने देखा तो अमीरों से कहा,
जो अमीर थे उनसे क्या कहा, जो मैं औरत होने पर मेरे औरत होने पर अगर एतराज है तो मैं अमन के खातिर, यानी कि मैं खून खराबा नहीं चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब ने जैसे वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद में मेरी बेटी रजिया ही तख्त पर बैठे, तो अगर आप नहीं चाहते, मैं औरत हूँ, है ना, तो औरत की हुक्मरानी आप नहीं चाहते हो, तो औरत होने पर एतराज है, तो मैं अमन के खातिर, मैं लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं चाहती हूँ, तो अमन के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। रुकनुद्दीन का नाम उन्होंने पेश किया कि मेरी जगह मेरा भाई, जो सौतेला भाई था रुकनुद्दीन, उसका नाम उन्होंने पेश किया कि इनको इस सल्तनत का, दिल्ली का बादशाह बना दिया जाए। आओ हम मिलकर इस वफादारी का अहद करें, आओ सब मिलकर के रुकनुद्दीन के साथ रहें, इनके हमारी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें, ये वादा करें। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐशो आराम में पड़ गया। जैसे हुकूमत हाथ आई तो रुकनुद्दीन भी ऐशो आराम के अंदर पड़ जाता है। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। हासिद का मतलब हसद करने वाली। उसकी जो माँ थी, रुकनुद्दीन की जो माँ थी, वो कैसी थी? एक हासिद औरत थी, हसद करने वाली थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों की तरह तरह से परेशान किया, यानी कि उसने भी दूसरों की तरह उन्हें परेशान करना चालू कर दिया। वो सौतेली बेटी रजिया के मकबूलियत से जलने लगी थी। जो सौतेली बेटी थी, कौन? रजिया। उसकी जो मकबूलियत हो रही थी उससे वो जलने लगी थी। मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कद्र बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। माँ की ज़्यादतियों से और रुकनुद्दीन की ऐश पसंदी से लोग परेशान हो चुके थे पूरी तरह से, तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आगे देखिए, दिल्ली की आवाम रजिया की खूबियाँ और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ थी। दिल्ली की आवाम, वहाँ की जो जनता, ये जानती थी कि रजिया में, सल्तनत को चलाने की जो रजिया में खूबियाँ हैं, और इल्तुतमिश ने भी ये वसीयत कर दी थी। उनमें एक बुजुर्ग थे, सूफी काजिमुद्दीन जाहिद। सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। एक बुजुर्ग सूफी थे काजिमुद्दीन जाहिद, जिन्होंने ये कर दिया कि अब हमारी जो हुक्मरान होगी, अब हमारी जो मुल्का होगी, हमारी जो मलिका कौन होगी? हमारी मलिका कौन होगी? रजिया होगी। वो मलिका कहलाना पसंद नहीं करती थी। वो मलिका की जगह क्या कहलाना पसंद करती थी? सुल्तान कहलाना पसंद करती थी। तख्त नशीन होने पर रजिया ने ये अहद किया। अहद का मतलब वादा। ये वादा किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं अवाम की भलाई और उस सल्तनत की तरक्की के लिए ही काम करूंगी। ये किसने कहा? ये किसने अहद किया था? ये वादा रजिया ने किया था। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित नहीं कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित नहीं कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं हूं। रजिया ने तख्त नशीन होने के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। जैसे तख्त नशीन हुई तो बहुत सारी मुश्किलें पेश आई। बहुत से लोगों ने उनकी मुखालिफत की, लेकिन उन सब का सामना करते हुए उन्होंने उन सब का डट करके मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। फौज की जो कमान थी किसके हाथ में थी? रजिया के खुद के हाथ में थी। उसने बादशाहों की तरह कबा और कुला, और कबा और कुला वस्त्र होते हैं, ये कपड़े होते हैं, वहां का लिबास होता है, बादशाहों का लिबास होता है जो बादशाह पहनते हैं। देखिए कबा और कुला, देखिए आप, ये देखो, ये लिबास कबा होता है। इसमें ऐसा लगता है कि आस्तीनें अलग से जुड़ी नहीं होती, बस कि लिबास के अंदर आस्तीनें होती है, सी नहीं होती है। ये कबा होता है ना। अब देखो दूसरा जो लिबास होता है कुला सर पे पहना जाता है। किस पे पहना जाता है? सर पे। आपने रजिया की फोटो के अंदर देखा होगा ना, देखो फोटो पे देखा ना, रजिया की फोटो के अंदर ये देखो, है ना, ये देखो, ठीक है। ये कबा और कुला की तरह मर्दों का जो लिबास होता था, सुल्तानों का जो लिबास होता था कबा और कुला,
वही रजिया ने पहनी। आपने अपने नाम के सिक्के जारी किए, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, और जो उसकी सल्तनत थी उसमें अमन कायम किया, इंतजाम को बेहतर बनाया, अवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। जो वहाँ के लोग थे उनकी खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फिरोग दिया, फिरोग का मतलब होता है बढ़ावा देना। सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाएं, उस वक्त की बात है, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाएं, कुएं खुदवाएं, ये सब रियाई की भलाई के लिए काम है। उसने मदरसे और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए, लाइब्रेरियां भी कायम की। रजिया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक था, रजिया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी असलों का इस्तेमाल का हुनर भी था। असले बोलते हैं सामान, जैसे कि हथियार होते हैं, तलवार, भाला वगैरह, बंदूक वगैरह, वो उनको बोलते हैं, है ना। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी, बंगाल से लेकर के सिंध तक रजिया सुल्तान की हुकूमत फैली हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सवाल बनेगा कि रजिया की सुल्तान कहाँ से लेकर कहाँ फैली हुई थी। तो रजिया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। रजिया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। क्या लगाती थी? दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। उसने गोरे को काले पर बढ़ोतरी नहीं दी, अमीर को गरीब पर बढ़ोतरी नहीं दी। उसने सबको बराबर समझा। रजिया सुल्तान ने हुकूमत के जो इख्तियारात थे उसको 40 अमीरों में बांटे। 40 अमीरों के अंदर हुकूमत के इख्तियारात को बांट दिया, 40 वजीरों के अंदर बांट दिए, जिनसे वो मुल्की मालूमात का मशवरा करती थी, मुल्क की तरक्की के लिए मशवरा किया करती थी। उसने मीर आखूर का जो ओहदा होता है, मीर आखूर का ओहदा, आखूर बोलते हैं अस्तबल को। किसको बोलते हैं? अस्तबल को बोलते हैं। का सबसे बड़ा जो ओहदा था, एक हब्सी गुलाम, हब्सी एक अफ्रीका का शेर है, उसका नाम है हब्स, और वहां के बाशिंदों को बोला जाता है हब्शी गुलाम याकूत को दिया। किसको दिया? याकूत को दिया। मीर आखूर का ओहदा रजिया ने किसको दिया था? यहां से सवाल बन जाता है, तो किसको दिया था? हब्सी गुलाम याकूत को दिया था, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकस था। क्या था? जफाकस किसको बोलते? मेहनत करने वाला। जफाकस बोलते मेहनत करने वाला। ये एक अहम ओहदा होता था। अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये जो ओहदा होता था ये सिर्फ किसको दिया जाता था? तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की, और ये बात तुर्क अमीर थे उनको पसंद नहीं आई, और उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दिया कि रजिया को तख्त से उतारना है। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की, और बठिंडा के गवर्नर का नाम है अल्तूनिया। बठिंडा का गवर्नर, बठिंडा पंजाब के अंदर है। बठिंडा कहाँ है? पंजाब के अंदर है। वहां का जो गवर्नर था अल्तूनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। यानी कि ये भी रजिया के द्वारा मुकर्रर किया हुआ गवर्नर था। तो वहां के लोगों ने, अमीरों ने उसको जो बहका दिया, और बहकाने के बाद में अल्तूनिया ने क्या कर दी? बगावत कर दी। जब वो बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में बठिंडा पहुंची, बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में बठिंडा पहुंची, तो उसके सिपाही तविल का मतलब था लंबा, सफर और गर्मी से परेशान हो चुके थे। यानी कि सफर लंबा था और उससे सारे सिपाही परेशान हो चुके थे। अगरचे दोनों फौजों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, रजिया की फौज में और बठिंडा का गवर्नर अल्तूनिया की फौज में जबरदस्त मुकाबला होता है, मगर रजिया की फौज को हथियार डालने पड़े। रजिया की फौज पूरी तरह से थक चुकी थी, पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, तो उनको हथियार डालने पड़े। वो कैद कर ली गई, रजिया को कैद कर लिया गया। उधर दिल्ली में साजिशों ने रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बैठा दिया, और साजिश करके दिल्ली के तख्त पर किसको बैठा दिया गया? रजिया के भाई बहराम को बैठा दिया गया, और बड़े बड़े ओहदे को आपस में बांट लिया गया। तो वजीर बन जा, तो खजांची बन जा, तो सारे ओहदों को आपस में बांट लिया। बहराम कमजोर बादशाह साबित हुआ, बहराम एक कमजोर बादशाह साबित हुआ। अल्तूनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने रजिया
से माफ़ी मांगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। जब उसको यकीन हुआ कि अच्छी हुक्मरान थी, इसको हम वैसे ही परेशान किया, तो लोगों ने मेरे जो गलत ये बात बताई थी रजिया के खिलाफ मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छी हुक्मरान निकली है। और फिर बाद में उसने आपस में सुलह कर ली और उसके बाद में आपस में उन्होंने शादी कर ली। अब रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। शादी के बाद में दोनों ने वादा किया, अल्तुनिया ने वादा किया कि मैंने तुझे तख्त से उतारा तो मैं तुझे दिल्ली के तख्त को वापस दिलाऊंगा। तो उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया, लेकिन शाही फौज का मुकाबला थोड़ी हो सकता है। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रजिया दिल्ली में बड़ी मकबूल है। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रजिया को दिल्ली की जनता बहुत चाहती है, दिल्ली की आवाम बहुत चाहती है, तो यहाँ पर बहुत मकबूल है। अगर उसकी फौज यहाँ पहुँच गई तो उसकी मददगार उठ खड़े होंगे, लोग भाग आवाम उसकी मदद करने लग जाएगी और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से रजिया की फतेह हो जाएगी। तो इसके लिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जंग कहाँ होनी चाहिए, दिल्ली से दूर होना चाहिए। चुनाचे बहराम की फौज ने रजिया को रास्ते ही में रोक दिया। शाही फौज तादाद में ज्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार थे। घमासान की लड़ाई होती है। रजिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। रजिया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से साबित कर दिया कि आला दर्जे की हुक्मरान थी। वो एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। इस तरह से हमारा ये सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। इस हिस्से में हमने पढ़ा रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश गुलाम ख़ानदान के तीसरे सुल्तान थे और हमने पढ़ा कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद में तख्त नशीन होती है और फिर किस तरह से चालबाजों ने और किस तरह से तुर्क सरदारों ने उन्हें तख्त से उतार दिया था और किस तरह से उनको तख्त से उतार करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी जो शादी बठिंडा के गवर्नर से उनकी शादी हो जाती है, उनका निकाह हो जाता है और बठिंडा के गवर्नर से निकाह के बाद में दोनों मिलकर के वापस से अपने तख्त लेने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच बैराम खां की फ़ौज के बीच में इनके बीच में जंग होती है। उस जंग के अंदर रजिया पकड़ी जाती है और रजिया को वहीं पर कत्ल कर दिया जाता है। तो हमने इस सबक के पहले हिस्से में पढ़ा रजिया सुल्तान, हिंदुस्तान की पहली मलका रजिया सुल्तान। अब हम इस सबक का दूसरे हिस्से में रजिया सुल्तान जो सबक है हमारा, उसके जो मश्की सवालात है उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।